आपको बता दे, अजमेर का एक मुद्दा अभी बहुत चर्चा में चल रहा है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कुलदीप शर्मा के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उस मुद्दे की। जब कार्रवाई के दौरान डॉक्टर कुलदीप शर्मा ने इसका विरोध किया, तब उनके साथ धक्का मुक्की कर मारपीट की गई और उनको थाने ले जाया गया। हमारे बाद आज की चैनल के कार्यक्रम में हमारे बीच खुद डॉक्टर कुलदीप शर्मा मारपीट प्रकरण की भ्रांतियां और सच्चाई जानेंगे। उन्होंने कहा कि यह पूरी कार्रवाई व्यक्तिगत द्वेषता या भ्रष्टाचार के चलते की गई है। इतना ही नहीं, इस कार्रवाई को उन्होंने दमनात्मक बताते हुए आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या यह सही है कि अजमेर विकास प्राधिकरण के यहाँ अजमेर के प्लाट नंबर 156 पंसील की ऑनलाइन नीलामी से पूर्व और पट्टा जारी करते समय रिक्त क्षेत्र की पुष्टि हेतु मौका स्थिति और कार्यालय रिकॉर्ड की जांच कनिष्ठ अभियंता, सहायक नगर नियोजक, कार्यालय के तकनीकी अधिकारी, उपायुक्त, सचिव और आयुक्त द्वारा समुचित रूप से की जाकर विज्ञप्ति जारी की जाती है? यदि हाँ, तो क्षेत्रफल की गणना का दोषी अकेला रघुनंदन नहीं है। बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस मुद्दे को लेकर हम आपसे रूबरू हो रहे हैं वह मुद्दा इस समय राजस्थान का एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जो आप किसी भी टीवी चैनल पर देखेंगे, यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देखेंगे, अखबारों में देखेंगे, वो छाया हुआ है। मुद्दा है अजमेर के डॉक्टर कुलदीप शर्मा के साथ किए गए अभद्र व्यवहार का, जो पुलिस ने की और एडीए के कुछ अधिकारियों ने उसमें शामिल पाए गए हुए। इस मुद्दे को लेकर बहुत सारे पक्ष, पहले तो सामाजिक जैसे ब्राह्मण समाज उनके पक्ष में उतरा, डॉक्टर समाज उनके पक्ष में उतरा और इस तरीके से और भी कई समाज के जो लोग थे उनके पक्ष में उतरे। और ये निश्चित रूप से यह गलत बात थी कि जो कुछ डॉक्टर कुलदीप शर्मा के साथ हुआ वो चाहे किसी ब्राह्मण के साथ होता, चाहे किसी वणिक के साथ होता, राजपूत, मुस्लिम, हिंदू, किसी के भी साथ होता तो अच्छी बात नहीं थी। उसकी हम निंदा करते पर उसकी पूरे समाज में मिलकर निंदा भी की। लेकिन उसके बाद में कुछ सवाल ऐसे उठने लगे जिन सवालों का उत्तर भी दिया जाना चाहिए था। समाज किसी चिकित्सक के साथ है, अच्छी बात है। समाज किसी ब्राह्मण के साथ है, अच्छी बात है। समाज किसी भी वर्ग के साथ है, ये बहुत अच्छी बात है। समाज को होना चाहिए, समाज का नैतिक दायित्व है। समाज अपने वर्ग के साथ नहीं हुआ तो फिर किसके साथ हुआ? चलिए, लेकिन उसके बाद में हुआ कि समाज क्या कानून के साथ भी था या कानून सही था या डॉक्टर कुलदीप शर्मा, ये सवाल भी उठाए गए। तो आज इस मुद्दे पर कि इसकी सच्चाई क्या है, स्वयं डॉक्टर कुलदीप शर्मा हमारे इंटरव्यू में मौजूद हैं, जिनसे हम पूरी तरीके से खुलकर बात करेंगे और जानेंगे कि उनका पक्ष क्या है और उन लोगों का पक्ष क्या है जो उनके विरुद्ध जो भी आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों का भी वो जवाब देंगे। और ये मंच एक ऐसा है जिसके अंदर हम दुराग्रह से कोई सवाल नहीं पूछेंगे। हमारे सवाल वही होंगे जो जनता से हमने जानने चाहे थे। और जो भी 15 या 10 सवाल मेरे को जिन लोगों ने भेजे हैं, आप चाहेंगे तो मैं उनके नाम भी बता दूंगा किन किन लोगों ने ये वो भेजे हैं। तो डॉक्टर कुलदीप शर्मा, मैं आपका पहले तो स्वागत करता हूं और आपसे कुछ हो सकता है कड़वे हो सकता है सीधे सवाल हो और हो ये भी सकता है कि वो आपके सवालों को आपके मददगार हो। आप जिन बातों को कह नहीं पाए आज तक वो कह सकें, उसके लिए हमने अभिजीत दबे को हमारे यहाँ बुलाया। अभिजीत दबे इस राज्य के बड़े नामी गिरामी पत्रकार हैं, अनुभवी पत्रकार हैं और आप कई न्यूज चैनलों के अंदर काम कर चुके हैं। तो आपका भी मैं अभिजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहां से शुरू करना चाहूंगा कि विगत अभी आज ही एक इन्हीं के समाज के डॉक्टर समाज के डॉक्टर विनीत गर्ग ने सोशल मीडिया के ऊपर एक शोषा छोड़ा और वो शोषा इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया कि उसके सवालों के जवाब पूछने के लिए लोग मेरे से पूछने लगे कि ये सवाल सही है या गलत। तो मैं थोड़ा सा पढ़कर बता देता हूं। ये लिख रहा है, मेरा नहीं है कुछ भी लिखा हुआ, ये डॉक्टर विनीत गर्ग लिख रहे हैं जो इन्हीं की समुदाय के हैं, उनका निजी क्लिनिक है श्रीनगर रोड पर। वो लिखते हैं कि विगत दिनों में अजमेर में हमारे चिकित्सक डॉक्टर कुलदीप शर्मा के साथ जो हुआ वो निंदनीय ही नहीं अवांछित था। जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। डॉक्टर कुलदीप शर्मा ने तथ्यों को छुपाकर सभी चिकित्सकों व संगठनों को व्यक्तिगत लाभ के लिए मिस यूज किया, जबकि उनको पता था कि वो प्लॉट उनके नाम नहीं है और हम चिकित्सकों के संगठनों ने बिना तथ्यों की पुष्टि किए पूरे चिकित्सकों को प्रशासन ने जनता के सामने जलील कर दिया। अब डॉक्टर कुलदीप शर्मा को सभी चिकित्सकों के नाम वीडियो जारी करना चाहिए। हालांकि बात ये बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी जो उनको मैं पढ़ना नहीं चाहता
क्योंकि वो सारी बातें हम डॉक्टर साहब से सवालों के जरिए पूछ लेंगे, उनका कोई वो नहीं है, लेकिन सवाल तो है ही। तो पहले आप तो अपने मित्र को क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अपने मित्र को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे मन की बात ही रख दी। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि जिस तरह के दौर से मैं निकला, ऐसा मेरा पूर्व अनुभव नहीं था। इस तरह से 20-25 पुलिस वालों से मेरी मारपीट का मेरा अनुभव पहले नहीं था। इस तरह से कोई मुझे मेरे बच्चों को रोता हुआ देख के मैं जाता हूं जिस मौके पर, और मेरे साथ इस तरह की घटना होगी, ऐसा मेरा न अनुभव था और न मुझे ऐसी उम्मीद थी। तो ऐसी घटना जब मेरे साथ हुई तो मैं पहले तो एक दिन तो मेरे को अस्पताल में भर्ती होके ही निकल गया। दूसरा, मेरे को लगा ऐसी परिस्थिति में सभी तरह के लोगों का मेरे पे प्रेशर था कि आप इस चीज को सॉर्ट आउट करिए। मैं भी नहीं चाहता था कि ऐसा आंदोलन लंबा चले जिससे किसी भी व्यक्ति को, किसी मरीज को तकलीफ हो। तो इसलिए मैं वीडियो अपना इस बारे में जारी नहीं कर पाया। लेकिन मुझे बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना होगा कि आपने इस तरह का मौका मुझे दिया, और मेरे भाई को भी मैं अपना वीडियो भेज पा रहा हूं आपके माध्यम से। बिल्कुल। तो ये प्लॉट मेरे पास, मैं अपना ड्यूटी पर कार्यरत था, करीब 1 बजे की बात है। मैं मरीज देख रहा था, मेरे पास पड़ोसी का फोन आया जिसमें मेरे बच्चे रो रहे हैं कि पापा पुलिस वाले अपने प्लॉट पर आकर इसको धंसा रहे हैं और हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में किसी भी पिता का सबसे पहला यही दायित्व बनता है, ये सब कोर्ट रिकॉर्ड्स में होगा, अपन चाहें तो कहीं ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। किसी पिता का दायित्व यही है कि वो अपना सब काम छोड़कर अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए सबसे पहले वहां पहुंचे। जी, आप जैसे ही जैसे ही मैं मौके पर पहुंचा, मेरे बच्चे वहां रो रहे थे और मैंने पूछा कि भाई क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों तोड़फोड़ करने आए हो, कोई नोटिस, कोई तामील, कौन व्यक्ति है, तुम लोग हो कौन जी, तुम्हारा अधिकारी कौन है? इतनी सी बात में उन्होंने मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। मेरा जिस तरह से मारपीट का घटना हुआ, मुझे घसीटते हुए लोगों को ले गए। किसी को मैंने टेलीफोन नहीं किया मेरे साथ क्या हुआ, न मैंने अपनी सोसाइटी को इन्फॉर्म, क्योंकि मैं तो ऐसी परिस्थिति में ही नहीं था कि मैं किसी का नाम याद कर पाता। मुझे तो पकड़ के घसीट कर वो लोग ले गए, और इसकी घटना की जानकारी जैसे मुझे हुई वैसे ही मेरे चिकित्सक साथियों को हुई। क्योंकि मेरे साथ इतना भयंकर दुर्व्यवहार हुआ तो मेरे सभी यूनियन के साथी, मेरे सभी समाज के साथी, सभी समाज के साथी, जो भी व्यक्ति, वकील साथी, जो बार काउंसिल के साथी, जो भी व्यक्ति मुझे जानता था, जो भी मेरे मरीज थे, वो सब लोग वहां पर मौके पर पहुंचे और मुझे न्याय दिलाने की उन्होंने प्रयास करा। बहुत अच्छा। मैं संजय जी आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं, तो जिस समय ये कह रहे हैं उसके जो अपने सीन है वो पीछे दिखाए जाएं, वो एडिट करते समय। निपुण जी, आप भी अब थोड़ा सा इसको बात कीजिएगा, आप क्या पूछना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से भावनात्मक लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं। आपने सही कहा कि अगर किसी पिता के सामने इस तरह का व्यवहार कोई करता है अपने बच्चों के साथ तो उसका गुस्सा होना लाजमी है। लेकिन इसका टेक्निकल एस्पेक्ट, क्योंकि एंड ऑफ द डे चीजें चलेंगी टेक्निकली, लीगली। तो दो बातें जो अजमेर विकास प्राधिकरण ने कल एक क्लैरिफिकेशन अपना पक्ष रखा है, उसमें 3 बातें बड़ी प्रमुख रूप से कही हैं। पहली बात तो यह कि जिस A56 पर कार्रवाई हुई है उसकी रजिस्ट्री आपके नाम नहीं है, वैधानिक रूप से उस जमीन के मालिक आप नहीं है। इस लिहाज से सवाल पहला यह खड़ा होता है कि जिस वक्त प्राधिकरण की ओर से कार्रवाई की गई, क्या वो सही थी, नहीं थी, वो एक अलग विषय हो सकता है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जिस प्लॉट पर कार्रवाई हो रही है उस प्लॉट के ओनर का वहां होना ज्यादा जरूरी था? ठीक है, हो सकता है किसी कारणवश वो नहीं होंगे, बीइंग अ रिलेटिव हमारा पक्ष हम रख सकते हैं, लेकिन पूरी कार्रवाई फिर में नितिन दरगढ़ साहब कहीं नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कुलदीप शर्मा जी के ही इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है। तो ये जो मैं ये मेरे तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये अजमेर विकास प्राधिकरण ने लिखित दस्तावेज, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सवाल है, प्राधिकरण खुद इस चीज को कह रहा है कि डॉक्टर कुलदीप शर्मा उस संबंधित प्लॉट के, जिस प्लॉट का 96 वर्ग मीटर का वो जो टुकड़ा है जो पूरा डिस्प्यूटेड है, उसके वैधानिक स्वामित्व नहीं रखते। तो फिर ये चीजें नितिन दरगढ़ क्यों नहीं आई? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने भी ऐसा सवाल पूछा और मेरे मन की, आपने समझ लीजिए, पता नहीं मेरे सवाल या आपकी जबान पर भगवान मां सरस्वती डाल रही है। ऐसा इसलिए हुआ कि एडीए ने कोई नोटिस ही नहीं दिया था, एडीए की टीम ने कोई नोटिस नहीं दिया, तो कोई भी नहीं था वहां पर, कोई भी व्यक्ति नहीं था, मैं भी नहीं था, मेरी पत्नी भी नहीं थी, डॉक्टर गायत्री दरगढ़ और उनके भाई डॉक्टर नितिन दरगढ़, कोई नहीं थे ऐसी मौके पे। अगर एडीए एक दिन पहले भी ऐसा नोटिस हमें दे देता या हमारे कहीं कोई संज्ञान में बात आ जाती, किसी टेलीफोन भी करके हमें कहता, तो हम हमारे बच्चों को छोड़कर वहां से ड्यूटी पर नहीं जाते। तो इसलिए कोई नहीं था वहां पर क्योंकि एडीए ने कोई सूचना नहीं दी थी हमें। एडीए कह रहा है 14 फरवरी 2025 को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के प्रत्युत्तर में दिनांक 11 मार्च को नितिन दरगढ़ ने अवगत करवाया
अवगत करवाया कि हाँ 500 वर्ग गज से छोटे भूखंड पर निर्माण के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण की स्वीकृति आवश्यक नहीं है और मेरा निर्माण नियमानुसार है। ये एडीए ये हम नहीं कह रहे डॉक्टर, नोटिस का जवाब दिया आप जो कह रहे हैं ना। 14 फरवरी को एडीए की ओर से नितिन गडकरी जी को नोटिस दिया गया। 11 मार्च को नितिन गडकरी जी ने रिप्लाई भी दिया एडीए को। ऐसा नहीं है कि खाली एडीए ने नोटिस देकर अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी हो। नितिन जी का 11 मार्च को रिप्लाई भी आया। वो कह रहे हैं कि 500 वर्ग गज से छोटे भूखंड पर निर्माण के लिए प्राधिकरण की स्वीकृति आवश्यक नहीं है और मेरा निर्माण नियमानुसार है। तो ये अगर नियमानुसार निर्माण होता तो फिर तो नहीं, नोटिस वाली बात का तो मेरे को लगता है सीधा सीधा क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत आपने बढ़िया सवाल पूछा है। तो नियम ये है कि एडीए अपने आप को स्वयंभू समझने लग गई है और वो राजस्थान सरकार के बनाए हुए नियमों को भी नहीं मान रही है। राजस्थान सरकार का भवन नियम ये कहता है, प्रश्न नंबर 25 और 26 पर यह अंकित है कि 500 वर्ग मीटर, 500 वर्ग गज नहीं है, 500 वर्ग मीटर से छोटे भूखंड पर यदि आपने एक वास्तुविद से, अधिकृत वास्तुविद से नक्शा संलग्न कराकर एडीए में वाजिब फीस जमा कराकर और उसका गूगल लोकेशन उसमें डालकर एडीए को आप भेज सकते हैं और उसके बाद आपको एडीए से निर्माण की आवश्यकता नहीं है। ये 25 और 26 नंबर राजस्थान भवन नियम की नियमावली में लिखा हुआ है। तो चलिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये निर्माण, अभिजीत जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी कुछ जो निर्माण किया गया था उसमें गूगल भी बना दिया, वास्तु भी देख लिया, सब कुछ आपने वो सब कुछ कर दिया था, वो एडीए को दे दिया था। बिल्कुल सर, एडीए के कागजों के पास कागजों में है बिल्कुल, या नहीं है? उसके प्रिंट आउट है हमारे पास। मतलब उन्होंने आपको बिल्कुल बाकायदा दे दिया था। एडीए के कागजों में ये सब हमने जमा करा दिया। हाँ। और उस पर हमने से मतलब आपके साले फीस जमा करा दी। हाँ, हमने, हमारा परिवार, हाँ बिल्कुल हमारा परिवार है। आपने आपका परिवार, मेरी पत्नी, मेरा साला, ये हम एक परिवार, वो ब्रदर इन लॉ है। वो नियम से मेरा भाई है, ब्रदर इन लॉ। हाँ बिल्कुल, मैं इज माय ब्रदर। बिल्कुल वो मैंने किया हमने। लेकिन जो अखबार में जो छपा था ना, सब पहले दिन जब अखबार छपे थे, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। पहली बार जब अखबार छपे थे उसमें ये बताया था कि डॉक्टर कुलदीप शर्मा के आलीशान मकान को ढहाया। हाँ वही वो कम्युनिकेशन वहीं से शुरू हुआ। आलीशान मकान, तो वो तो एक बिल्कुल एक छोटा सा टीन वाला एक फोटो प्राधिकरण ने जारी किया। अगर सुनील जी आप दर्शकों को दिखाना चाहेंगे तो उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि का स्टेटस क्या है, मकान का 58 का स्टेटस क्या है, 58 का स्टेटस, तीनों मकानों के स्टेटस जो है वो क्लियरली उसमें सिंबलाइज्ड हैं। और मेरे को लगता नहीं कि पुरानी फोटो होगी, वो भी ताजा ही फोटो होगी। तो सवाल वहीं से खड़े होना शुरू, क्योंकि इस बात से डॉक्टर साहब भी सहमत होंगे कि जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ और जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके के फुटेज निकल के आए, उस एक्ट की सबने निंदा की है ना। आप डॉक्टर साहब इस चीज से सहमत होंगे। आपने ऑफिशियली मीडिया को भी धन्यवाद बोला जब शाम को संभागीय आयुक्त के साथ आपकी वार्ता सकारात्मक पहलू पर निकलने आई थी। तो वहां पर इस चीज को जब सेटल डाउन हो गया था, मुझे किसी ने यह भी कहा, आप कंफर्म करेंगे यहां खड़े इसलिए पूछ रहा हूं मैं, कि जिस दिन घटनाक्रम हुआ कृष्णगंज थाने में एडीएम सिटी साहब वहां पर मौजूद थे, लगभग शायद कंसेंसस बन गया था आपके डिमांड चार्टर्स पर, मुकदमा हो रहा था, हम लोग भी वहां मौजूद थे, मुकदमा होने पे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। जो 1 घंटा 2 घंटे का प्रोसेस लगता है वो लग रहा था। रघुनंदन जी जिसको बाद में निलंबित किया गया 24 घंटे बाद, उस पर भी कंसेंसस बन गया था कि ठीक है इनको भी सस्पेंड कर देंगे, होमगार्ड्स को हटा देंगे। बताया जा रहा है कि आप इस चीज को लेकर एडामेंट हो गए थे कि जो निर्माण ध्वस्त हुआ है वो निर्माण वापस होगा और उसमें एडीए किसी तरह की दखलंदाजी नहीं करेगा। मेरा ये कहना है कि केवल रघुनंदन जी इस काम के लिए जिम्मेदार नहीं है, केवल होमगार्ड इस काम के लिए जिम्मेदार नहीं है। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि क्या यह सही है कि अजमेर विकास प्राधिकरण के यहाँ अजमेर के प्लाट नंबर 156 पंसील की ऑनलाइन नीलामी से पूर्व और पट्टा जारी करते समय रिक्त क्षेत्र की पुष्टि हेतु मौका स्थिति और कार्यालय रिकॉर्ड की जांच कनिष्ठ अभियंता, सहायक नगर नियोजक, कार्यालय के तकनीकी अधिकारी, उपायुक्त, सचिव और आयुक्त द्वारा समुचित रूप से की जाकर विज्ञप्ति जारी की जाती है? यदि हाँ, तो क्षेत्रफल की गणना का दोषी अकेला रघुनंदन नहीं है, तो दोषी कौन? तो अगर हाँ तो दोषी कौन? चलिए, और अगर ना तो ऐसी गणना क्यों नहीं होती? तो इसका मतलब ये तो तय हो गया कि रघुनंदन जी को गलत, अकेला दोषी नहीं है, अकेला दोषी नहीं है रघुनंदन। रघुनंदन तो एक मौके पर पहुंचने वाला व्यक्ति था, मौके का इंचार्ज था, जबकि इस तरह की गणना में हर व्यक्ति दोषी पाया गया। तो आप किसको दोषी मानते हैं? मेरे को तो पूरी टीम, मैं तो इसके लिए जांच की बात करी मैंने कि जो भी दोषी अधिकारी हैं सबसे पहले दोषी मुझे लगते हैं। देखिए, तो जांच की आयोग में आएगा, मेरा अपना कंसेंसस अलग हो सकता है कि
इससे पहले हम लोग, मैं, मेरी पत्नी और डॉक्टर नितिन, हम लोग बारंबार कमिश्नर मैडम से मिले कि मैडम ऐसी चीजों का सॉल्यूशन आप, जो आपने कहा कि 2021 में हमने प्लॉट ऑक्शन में खरीदा, हम लोगों ने, हमारे परिवार ने 2021 में ऑक्शन में प्लॉट खरीदा और आज 2025 में आप उसकी राशि लौटाने की बात कर रहे हैं, यह सर्वथा नियम विरुद्ध है। उससे पहले हमने नियमानुसार उसमें निर्माण करके उसको उपयोग में ले रहे हैं, हमारे बच्चे वहीं पढ़ते हैं और डॉक्टर नितिन जी वहां पर आते हैं, वहां रहते हैं और हम लोग उस जगह को पूरा उपयोग करते हैं। वहां हमारा गार्डन बना हुआ है, बच्चों के खेलने के, पढ़ने के, सारी व्यवस्था वहां पर है। मतलब दिन में रहते हैं वो आपके? लगभग पूरे समय रहते हैं, रात में आपके साथ रहते हैं, दिन में रहते हैं। तो किताबें वगैरह जो जब पुस्तक, खिलौने, पियानो, हाँ वो सब, माता सरस्वती के श्रृंगार का सारा सामान, हाँ, तो बच्चों के लिए तो वही सब कुछ है। तो वो निकलेगा, बिल्कुल वो सब निकला, अभी तो निकला नहीं है, निकला वो सब कल की FSL की रिपोर्ट में सब निकला। अच्छा, FSL की रिपोर्ट आ गई, बिल्कुल। मतलब कल मीडिया में आया था, मेरे को भी, मैं भी समय की कमी रह पाई तो नहीं देख पाया, पर ये FSL की रिपोर्ट में आया है जी, निकला, बिल्कुल। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब आपको ये मतलब, चूंकि आप कह रहे हैं कि भाई हमने कमिश्नर मैडम से कई बार, कमिश्नर मैडम से मिले, हाँ, लेकिन आप सचिव महोदय से मिले, हम उपायुक्त महोदय से मिले और हमने बार बार निवेदन किया कि साहब इस तरह की जो आप 5 साल बाद कार्रवाई कर रहे हैं ये हमें उचित नहीं लग रही है। आप अब हमें कह रहे हैं कि आप रिफंड ले लो राशि का, जबकि 2021 में ऑप्शन हुआ था, उसके बाद हमने हमारा निर्माण करके हम भूखंड को इस्तेमाल कर रहे हैं और 5 साल बाद आप उसका जो हमने पुरानी वैल्यू पे हमने 2.25 करोड़ रुपए का लोन लिया, उसमें 2.25 करोड़ रुपए हमारे परिवार ने, हमने आपके साले ने लिया, है ना? चलिए, आपने उस पर इतना, उस पर ब्याज लगा हमारा, बिल्कुल रजिस्ट्री के पैसे लगे हमारे और कंस्ट्रक्शन के पैसे लगे हमारे, चलिए आप केवल उस जमीन के पैसे देकर आपने, जबकि पट्टा हमारे पास है, अभी तक पट्टा हमारे पास है। डॉक्टर साहब एक सवाल जो था वो ये है कि भास्कर के अंदर जब आपने पहले दिन इंटरव्यू दिया था उसमें आपने ये कहा था कि मैंने वो खरीद लिया है अपने साले से, उनको मैंने पैसे कैश दे दिए हैं। नहीं, ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है, न मैंने कहीं किसी को बोला। आपने ये नहीं कहा कि मैंने अपने साले को पैसे खरीद दे दिए हैं और वो हमारा परिवार है, हमें पैसों का ऐसा कोई आपस में नहीं कोई ऐसा लेन देन की आवश्यकता है। ओके। और अगर आवश्यकता मेरे साले को कहाँ ये गया था कि भी आया था ये कि आपने मेरे साले को अगर मेरी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो मैं बेझिझक उसको गिफ्ट कर सकता हूं और मुझे आवश्यकता पड़ती है तो मैं अपने परिवार के सदस्य पर वो मैं अखबारों की वो बता रहा हूँ जो जिस पर भी बहुत ज्यादा बिल हुआ है मीडिया के अंदर, आपने एक आ गया कि भाई इन्होंने कहा कि मैं खरीद लिया, यहाँ तक की स्थिति आ गई कि इन्होंने पहले खरीद लिया था जबकि वो उसकी बैंक की वो EMI चुका रहे हैं, वो चुका रहे हैं, आज तक वो चुका रहे हैं EMI वो चुका रहे हैं, वो चुका रहे हैं, जब तक वो EMI चुका रहे हैं। उन्होंने अपनी बहन से वादा किया हुआ है कि वो ये प्लॉट है उन्हीं को गिफ्ट करने वाले हैं, लेकिन चूंकि EMI चुकाते वक्त गिफ्ट नहीं कर सकते हैं, जब तक उसकी रजिस्ट्री तभी हो पाती है जब वो EMI, जैसा हमें नॉलेज है, हम बहुत बड़े कानूनविद नहीं है, लेकिन हमारे संज्ञान के अनुसार कि जब तक EMI चल रही होती है वो ट्रांसफर, वो लोन नहीं ट्रांसफर। दोस्तों एक बात मैं बीच में बता दूं कुलदीप सर की, डॉक्टर साहब ने कहा है कि जो भी ये अफवाह चल रही है, मुझे बहुत सारे सवाल हैं इसलिए मेरे को जवाब देना जरूरी है, जो भी ये कह रहा है कि उन्होंने पैसे दे दिए थे कैश में या इनकम टैक्स में भी उनका वो है, सारी चीजें हैं, वो बिल्कुल अफवाह है। आपने साफ मना कर दिया है कि न तो प्लॉट से मेरा कोई लेना देना, वैधानिक रूप से यूं तो ठीक है वो गिफ्ट भी कर देंगे, उन्होंने आपको वादा भी किया है, उनका लिखा हुआ वादा है हमारे पास। अच्छा, लिखा हुआ, लिखे हुए वादे की क्या जरूरत पड़ गई थी? नहीं है, आपके पास लिखा हुआ वादा, अच्छी बात है कि वो फिर पलटेंगे नहीं, मतलब आप ये चाहते हैं कि वो वादे में पलट न जाए। हमें तो हमारा परिवार है, हम तो भारतीय संस्कृति से जीते हैं, और ये अगर मैंने अभी कहा आपसे कि अगर मेरे साले को मेरी किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है, मेरे भाई को आवश्यकता पड़ती है, मेरे परिवार को आवश्यकता पड़ती है, मैं बेहिचक तुरंत देने को तैयार हूँ, अपनी तरफ से जो भी संभव हो पाया। मुझे जरूरत पड़ती है तो मेरा परिवार हमेशा मेरे काम आया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी अगर परिवार का हिस्सा होता, मैं आपका साला होता तो मैं भी यही करता जो आप कर रहे हैं, ऐसी कोई आप मेरे परिवार के हिस्से हैं। तो दोस्तों ये बात गलत हो गई है। अगर आपको कोई भी ये कहता है कि इन्होंने खरीद रखा था इसलिए वहां गए, ऐसा नहीं था। ये इनके एक प्लॉट में ये रहते हैं, इनका मकान है आलीशान, और दूसरे को जो आलीशान बताया गया वो इनके साले साहब का है, और पास में एक प्लॉट नितिन माथुर साहब का है। बीच में आपने कहा कि जो फोटोज आई है भास्कर में जिसमें बड़ा छोटा सा लिखा हुआ है, तो साहब चीज को तोड़ने के बाद तो वो छोटी सी दिखती है, डिमोलिश करने के बाद जो फोटो आपको दिख रही है वो एक ढेर दिख रहा है जिसमें उसको डिमोलिश करके दिखाया गया है, गलत फोटो। वो कोई बात नहीं, कंस्ट्रक्शन की बात ये रही साहब कि इतना बड़ा लोन लेकर अगर कोई आदमी ये प्लॉट खरीदता है तो वो तो अभी लोन चुका रहे हैं, वो कहां से मकान बनाने के पैसे लाएंगे? तो एक बार अच्छा रहता है डॉक्टर साहब, वो तब तो वो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे जब वो सोच चुके हैं कि अपने साले को देना है ना, वो क्यों बनाएंगे? उन्होंने बनाया है, इतना बनाया है कि उसमें 2 छोटे रूम,
एक बड़ा रूम, लेट बाथ, किचन, ये सब पर्याप्त चीजें थी जो हमें आवश्यकता के हिसाब से हमें पर्याप्त लगी। तो हम उतना ही घर बनाए जितने कि हम साफ सफाई, झाड़ू पोछे सब काम नियमित रूप से कर सके। तो हमें बहुत बड़ा आलीशान मकान बनाने की आवश्यकता नहीं थी। जी जी जी। तो चलिए, तो ये बात अब हो गई। मैं जो डॉक्टर भास्कर की जो न्यूज है निपुण जी, मैं कोशिश करूंगा कि आप कोशिश कीजिएगा कि भास्कर में जो इन्होंने बयान दिए हैं कि ये मैंने खरीद रखा था, ये था, वो दिखाएं। उसके बाद उनका खंडन भी अपन साथ साथ दिखाते रहेंगे। चलिए, क्या आपने निर्माण पुनः करने की परमिशन ले ली है? मुझे जब डिविजनल कमिश्नर साहब, आईजी साहब, कलेक्टर साहब और समाज के विभिन्न संगठन के लोग, साथ ही साथ कई वकील महोदय, चिकित्सा समुदाय के लोग और कमिश्नर मैडम, सब लोगों के सामने एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने सर्वसम्मति से कहा कि आपको इसमें लिखित की स्वीकृति दी जाती है, लिखित में स्वीकृति दी जाती है। और उसके बाद उसी वक्त एक एप्लीकेशन लिखाकर कलेक्टर महोदय ने, चूंकि वो एडी के चेयरमैन है, उस पर अपने दस्तखत कर दिए। अब फॉर्मल लेटर वो शायद बाद में जारी करेंगे, लेकिन उन्होंने जारी कर दी कि इस भूखंड पर हम अपना निर्माण कर सकते हैं, एडीए उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये बात सही है कि भाई न्यायालय सबसे ऊपर है। यदि न्यायालय कब को कोई बात करता है तो उसके ऊपर तो उन्होंने अपनी चिड़िया बैठा दी उसके ऊपर कलेक्टर साहब ने। लेकिन वैधानिक रूप से आपके पास अभी तक, क्योंकि कोई भी समझौता जब होता है, राजनीतिक समझौता, सियासती समझौता, वर्ग का समझौता, जब ब्राह्मण समाज है, ये वो समाजों के जो समझौते होते हैं उसमें सिर्फ दस्तखत किए जाते हैं। उसके बाद में आपने खुद ने कहा, मैंने नहीं कहा, आप कह रहे हैं कि उसके बाद में वो वैधानिक पत्र आपके पास आएगा, है ना? ये आपको यकीन है कि 1, 2, 4, 5 दिन में वो वैधानिक पत्र आ जाएगा? माननीय डिविजनल कमिश्नर साहब के सामने, माननीय आईजी साहब के सामने, माननीय कलेक्टर साहब के सामने ऐसे समझौता हुआ तो मुझे उनके शब्दों पर, उनके बयान पर पूर्णतः मैं अश्योर हूं कि वो अपनी बात से, और चूंकि मुझे ऐसा शक भी नहीं करना चाहिए और हमें किसी को भी ऐसा शक नहीं करना चाहिए कि उनकी बात जुटलाई जा सकती है। नहीं, लेकिन कानून, देखिए, बात और कानून अलग अलग होता है। नहीं, उन्होंने कानून में अगर वो दस्तखत आपके पास है, मेरे पास है ना, वो उसमें आपको जो कलेक्टर ओरिजिनल दस्तखत करते हैं वो है, या एकदम से यूं करते थे, ये हो गया? सब देखिए, मैं तो उनके पेन से जब दस्तखत हुए हैं तो ये मेरा काम, मेरे सामने दस्तखत किए। चलिए, अभी यही मानना होगा कि कलेक्टर साहब ऐसे ही दस्तखत करते हैं। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, वैधानिक कोई पत्र आपके पास नहीं आया, आपने काम शुरू कर दिया, ये भी कोई बात नहीं, आप विश्वास पर थे इसलिए आपने काम वापस शुरू कर दिया, यही कहना चाहते हैं? नहीं, उस पत्र के आधार पर, हाँ, मतलब उस पत्र पर लिखित में दिया उन्होंने मुझे। अरे सर, मैं कह रहा हूँ उस विश्वास पर कि ये वैधानिक पत्र भी कभी आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये वैधानिक पत्र है। हाँ, इसलिए आपने मुझे तुरंत उस पर दस्तखत करके, डीसी साहब के कहने पर दस्तखत करके उन्होंने दिया। हाँ। और मैं उसे वैधानिक पत्र मान रहा हूँ क्योंकि लिखित में उन्होंने दिया है। तो अब आप निर्माण क्या क्या करेंगे उस पर? अभी तो हमारे पास पैसों की सख्त कमी हो रखी है, तो हमने बाउंड्री वॉल उस पर बना ली है। जैसे जैसे हमारे पास, साले साहब ने बनाया, आपने बनाई? सब हमारा परिवार है। बार बार ये पैसों को लेकर अरे मैं इसलिए कह रहा हूँ लोग बाग, अगर आप मेरा साला मेरे काम करता है, मेरे घर पे रहता है, हम उसके घर पे रहते हैं, हमारा परिवार है साहब। हम भारतीय संयुक्त प्रणाली में रहते हैं, तो आप किसी तरह का कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, कोई बात नहीं। आप अपने परिवार का अपना मानकर उनके लिए निर्माण कर रहे हैं। हम और वो दोनों मिलजुल कर निर्माण कर, मिलजुल कर आपने निर्माण शुरू कर दिया और आपको ये यकीन है कि वैधानिक, और अगर नहीं आया तो क्या करेंगे? मुझे तो 1% भी डाउट नहीं है कि इस तरह के होने के बाद और हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी साहब के निर्देश के बाद कि ये मेटल नहीं, डॉक्टर सबमिशन आप देखिए, ये जो कुछ भी हुआ ये एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पर हुआ है ना, और सर्वोच्च संस्था न्यायपालिका। अच्छा, मैं इसमें हो सकता है जानकारी कम हो, बिल्कुल, लेकिन 2012-13 में शायद नितिन माथुर ने 250 गज का प्लॉट लिया जो A56 है जी, और A57 किस गफलत में आया 493 वर्ग मीटर का, वो आपको अलॉट हुआ। बाद में एडीए को मालूम चला गलती हुई, फिर नितिन माथुर ने ही कंप्लेंट की है एडीए में कि साहब ये जो है मेरा हिस्से में जो है वो निर्माण हो रहा है। अब आप कह रहे हैं कि मेरे सहमति बन गई, मुझे कलेक्टर साहब ने साइन करके दे दिए कि भाई हम अब कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कोर्ट तो होगी। आपका जो अलॉटमेंट, नहीं मैं जो आपको समझना चाह रहा हूं सर, मैं जो आपका जो अलॉटमेंट है वो 2023 का है, 21 का सॉरी, है ना, और जो नितिन माथुर साहब का है वो 12-13 का है ना। एक 250 गज, एक कथित रूप से लगभग 500 गज वर्ग मीटर, जो भी आप समझना चाहें। तो डिस्प्यूट तो 95-96 मीटर का हो रहा है, वो अभी सॉल्व आउट। आप कह रहे हैं कि भाई मुझे कलेक्टर साहब ने लिख के दे दिया, 3 महीने 6 महीने बाद कलेक्टर साहब का तबादला हो जाएगा, डीसी साहब रिटायर्ड हो जाएंगे, न्यायपालिका वहीं की वहीं बैठी है कुर्सी पे। आज कोई और एडीए चेयरमैन है, कल को कोई और एडीए चेयरमैन आएगा,
जुडिशरी पे जब जाएगा तो आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि एडीए ने अपनी तरफ से, मैं इसको आखिरी बार कंक्लूड करूंगा, एडीए ने अपनी तरफ से तो जो प्रोसेस होता है उन्होंने अपनी गलती मानी, ऐसा भी नहीं गलती नहीं मानी, वो लिखित रूप में मांग रहे हैं, सार्वजनिक रूप से गलती मान रहे हैं कि हमारे नाप चौक में गलती हुई, गलती क्यों हुई वो भी उन्होंने कहा कि भाई कॉर्नर प्लॉट था और लेआउट में कॉर्नर प्लॉट जो है जब होता है तब उसको नहीं नापा जाता है, बाद में नापा जाता, वो ठीक है, वो बहुत डिटेल में हो गया, बाद में आपने गलती मानी। ऑक्शन से पहले रिक्त स्थान की पुष्टि हेतु मौका स्थिति और कार्यालय रिकॉर्ड की जांच हेतु कनिष्ठ अभियंता, सहायक नगर नियोजक, कार्यालय के तकनीकी अधिकारी, उपायुक्त, सचिव और आयुक्त के द्वारा समुचित रूप से जांच की जाकर ही विज्ञप्ति जारी की जाती है। यदि हाँ तो क्षेत्रफल की गणना का दोषी कौन, और यदि ना यही मैं सहमत। और इसी कारण से जो उस समय के तत्कालीन जेएन थे जिनने अपनी बेसिक ड्यूटी से गलत करके ये उस समय नहीं नापचोक की, बाद में की, अमित शर्मा जिनका नाम बताया जा रहा है, एडीए ने उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उठा दी है। सब लोग भी मेरा कहने का मतलब है बाकी कार्यालय के तकनीकी अधिकारी, सहायक नगर नियोजक, उपायुक्त, सचिव और आयुक्त, उन सबकी समुचित जांच के बाद ही ऑप्शन में आ सकता है प्लॉट। लेकिन सर फिर अगर इतना पेनिट्रेट अगर होके जाएंगे सर, तो मुझे बहुत डर है, भगवान करे ऐसा नहीं हो, लेकिन मुझे बहुत डर है कि फिर वो 95-96 गज का जो लफड़ा है वो फिर गेंद कैन भी आगे साइड। दूसरी मेरी कहने की बात है, जो 2012 का नहीं है, ये ऑक्शन में 1996 का ऑक्शन, जो मुझे बाद में पता चला कि ये 1996 के ऑक्शन में अलॉट किया हुआ गवर्नमेंट का द्वारा है। नियम ये कहते हैं कि भाई आपको नियमानुसार, जैसे कि 3 साल में आपको मकान बनाना होता है, 10 साल बाद अवधि विस्तार भी नहीं लगता। बारंबार उन्होंने ऐसी चीज को भी, मेरा आपसे सभी देशवासियों से ये पूछना है कि जमीन किस काम आती है, उसे उपयोग लेना चाहिए, उसको ब्रोकर्स के द्वारा बेचा जाने के, बार बार करके मुनाफा कमाने के लिए जमीन होती है। मेरे को लगता है कि उसको उपयोग लेना चाहिए। अगर आपने घर के लिए जमीन खरीदी तो घर बनाना चाहिए। अगर ऐसी लैंड यूज प्रॉपर जो मोदी जी लाना चाह रहे हैं ऐसा हो जाए तो किसी को जमीन की समस्या ना आए। तो जमीन का 1996 के बाद उनका जो नियम है, नियमावली के हिसाब से कि स्वतः ही निरस्त हो जाता है, तो हमें यह मानना होगा, या हमने ऐसा माना होगा, या एडीए ने ऐसा माना होगा कि उनका स्वामित्व खत्म हो चुका होगा और इसके हिसाब से उन्होंने ऑप्शन में ये जमीन करी होगी। ये हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने जो पट्टा मिला उससे अगर 1 इंच या 1 सेंटीमीटर जमीन भी अगर अतिरिक्त ली है तो बुलडोजर की कार्रवाई वाजिब है। लेकिन अगर 1 इंच भी जमीन अगर हमने एक्स्ट्रा नहीं ली है, हमने केवल हमारे पट्टेशुदा, आज तक भी पट्टेशुदा जमीन है वो, उस जमीन में हमने हमारा नियमानुसार निर्माण किया है, तो हमारे बच्चों को घसीटकर बाहर निकालकर और मारपीट कर जो एडीए के अधिकारियों ने जिनके आदेश पर और जिनके संज्ञान में रहकर ये कार्रवाई की, उन सब एडीए के अधिकारियों को इस मामले में आपके साथ हूं। 2 मामले चल रहे हैं आपके। एक पुलिस में है जो कानून तय करेगा, आपके बच्चों के साथ जो हुआ, आपके साथ मारपीट हुई, ये कोई मतलब एडीए में तो नहीं चल रहा मामला, ये तो पुलिस में पुलिस को चल रहा है। ये पुलिस तय करेगी, तो वो पुलिस जो दूध का दूध होगा वो हो जाएगा और आपको जो न्याय मिलना मिल जाएगा। दूसरी बात है वो जो समझौते के बाद आपने जो कहा कि ये सारा समझौता हुआ, उन्होंने साइन किया। इन केस अगर ये सारी की सारी चीजें जब एडीए के पाले में है, अब एडीए आपके साथ में क्या व्यवहार करता है, हो सकता है कि वो रेक्टिफाइड करके कोई दूसरा काम करे, दूसरा फैसला करे और आपका ये समझौता, जैसा अभिजीत ने कहा, कि धरा ही रह जाए। ये समझौता कभी काम ही नहीं आया, आप दिखाते रहोगे ये समझौता हो गया था, और देखिए अब कोई एडीए ने कहा कि कोई नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एडीए आएगा, फिर भी करेगा, हो सकता है फिर बुलडोजर चल जाए आपके ऊपर। तो ऐसी स्थिति में आप फिर क्या समाज को फिर लाएंगे, फिर डॉक्टर्स आपके साथ आएंगे। कानून की लड़ाई कानून लड़ेगा, समाज नहीं लड़ सकता। समाज आपके साथ समर्थन देकर यह कह सकता है कि आपके बुरे दिनों में हम साथ हैं, आपका समाज साथ है, आपके डॉक्टर साथ हैं, है ना। कानून की आप बात करें तो मेरा सबसे पहला विश्वास हमारे देश की न्यायपालिका में ही है और हर भारतीय का विश्वास न्यायपालिका में ही है। तो इसको देखते हुए हमने वकील साहब से लीगल नोटिस भिजवाया एडीए को कि अभी इस तरह का निर्माण इस पर किया जा चुका है, 2021 का पट्टा है, हमें किसी तरह की राशि रिफंड नहीं चाहिए। सारा लीगल नोटिस एडीए को देने के बाद एडीए ने ऐसी कौन सी जल्दीबाजी करी कि उनको कानून के कोर्ट के फैसले का या कोर्ट की आगे तारीख का या कोर्ट के निर्णय का इंतजार नहीं रहा, बिना कोई नोटिस दिए उन्होंने एक तरफा कार्रवाई करते हुए उस हमारे मकान को ढहा दिया। तो कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है और हमने कानून में विश्वास रखते हुए एडीए को कानूनी वकील साहब के थ्रू नोटिस दिलवाया और उसकी बिल्कुल भी पालना नहीं करते उन्होंने। इससे पहले आप कोर्ट नहीं गए कभी भी, जब आपके साथ ये सारा अन्याय हो रहा था तो उसी समय आपको कोर्ट में चले जाना चाहिए। हमें पूरा विश्वास था, आप इज्जत कर रहे हैं तो उसी समय कोर्ट में चले जाते हैं। हम वकील साहब के पास गए, हम सबसे पहले एडीए के, देखिए साहब ये नीतिगत बात है, सबसे पहले हम एडीए के जो डिप्टी कमिश्नर महोदय हैं
उनके पास जाएंगे, सेक्रेटरी साहब के पास जाएंगे, कमिश्नर मैडम के पास जाएंगे, उनसे पत्राचार करेंगे और हमारी वाजिब मांग को पिछले 3-4 महीने में सब काम हुआ। तो हमने तो इनसे बारंबार, और आपको क्या बताऊं, मैं आपको बताना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब भी जाते तो 3 से 5 का समय मिलने का होता है और एडीए में अधिकारी उस समय बहुत बार नहीं मिलते, पता नहीं कौन से दौरे पे जाते हैं और कौन सी मीटिंग में उस समय रहते हैं। तो बारंबार हम चक्कर गए, मैं एक व्यस्त डॉक्टर हूं, फिर भी मैंने चक्कर काटे और इस उम्मीद में काटे कि मेरे साथ एडीए ही न्याय कर देगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एडीए जैसे विद्वजन के लोग जो जिसमें उम्मीद करते हैं वो लोग एक टेबल पर बैठकर इस निर्णय को नहीं कर सकते और वो बुलडोजर की कार्रवाई लेके आएंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के नियम के भी बिल्कुल विरुद्ध है। तो दोस्तों एक बात और बता देता हूं मैं आपको, जो डॉक्टर साहब से मैंने सुनी और मैं आज सीख रहा हूं कि कभी भी है ना एडीए के चक्कर में मत पड़ जाना। ये लोग कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। देख लिया ना आपने डॉक्टर साहब के साथ, ये जाते रहे, मिलते रहे, करते रहे, अगर ये उसी दिन कोर्ट चले जाते तो शायद वो कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने के बाद भी लीगल प्रोसीजर ये है, जाना पड़ा ना कोर्ट में। कोर्ट में हम गए, वकील साहब के पास मिले क्योंकि हमें लगा कहीं न कहीं कोई गफलत ना हो जाए, एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए। अच्छा किया आपने, बहुत तो हम कोर्ट में गए, वकील साहब के थ्रू वकील साहब से मिले। वकील साहब ने कहा कि एडीए में पहले हमें नोटिस देना होता है, 1 महीने के नोटिस के बाद ही हम इसको कोर्ट में लगा सकते हैं। जैसे ही हमारा नोटिस गया उसके 1 महीने में जैसे ही कि कोर्ट में उसमें स्टे के लिए अपन जाते या कुछ और करते, उससे पहले एडीए ने बिना कोई नोटिस दिए इस मकान को तोड़ दिया। सर ये बिना नोटिस आप कर रहे हो, ये नोटिस है। मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूं, अगर नितिन गडकरी साहब होते तो बहुत बेहतर समझाते। 14 फरवरी को एडीए ने नितिन गडकरी जी को नोटिस दिया सुनील माथुर जी के शिकायत के आधार पर, है ना सर। 11 मार्च को नितिन गडकरी जी ने प्राधिकरण को उत्तर दिया कि 500 वर्ग गज के भीतर निर्माण के लिए अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, मेरा निर्माण नियम नहीं दिया। तो ये भी करें कि मतलब नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं, एडीए के पास कंप्लेनेंट आया, एडीए ने कंप्लेनेंट को सुनने के बाद पक्षकार को नोटिस भेजा, पक्षकार ने उस नोटिस का जवाब दिया, एडीए उस जवाब में संतुष्ट नहीं हुआ, उसने कार्रवाई कर दी। तो कार्रवाई करने से पहले तोड़ने का नोटिस देते हैं, क्योंकि निर्माण का नोटिस अलग होता है और तोड़ने का नोटिस अलग होता है। तो ये जो तोड़ने का नोटिस होता है कि साहब आप इस सामान को खाली करो, 7 दिन के भीतर आपके खिलाफ ये कार्रवाई करी जाएगी, ऐसा नोटिस दिया जाना चाहिए था। लेकिन एडीए को डर था कि हम कहीं कोर्ट से स्टे न लाएं, क्योंकि कानून के नाम से वो भी डरते थे, इसलिए उन्होंने बिना कोई इस तरह का नोटिस दिए कि आपके घर पर कार्रवाई करने वाले हैं, उन्होंने आके हमारे घर को तोड़ा, हमारे परिवार के घर को तोड़ा। ये बात मानने लायक है। चलिए, निर्माण का नोटिस अलग होता है और डिस्ट्रक्शन का नोटिस अलग होता है। कुलदीप जी आप ये अगर मैं एक सवाल है जो बिल्कुल कपोल कल्पित है, जिसका कोई नहीं, आपके विश्वास से उसका कोई लेना देना नहीं, आपको विश्वास है कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और जो सरकार ने या प्रशासन ने किया वो बहुत अच्छा किया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपसे, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यदि आपने कोर्ट में जाकर तुरंत अपने काम के लिए स्टे नहीं लिया या आपने कोर्ट से अगर आदेश नहीं लिया, तो आपके ये जो आदेश और ये समझौते सारे के सारे धरे रहे। कोर्ट में हम पहले से ही जा चुके हैं, कोर्ट में हमने कोर्ट के थ्रू, वकील साहब के थ्रू नोटिस भी दिया जा चुका है और नोटिस की चूंकि 1 महीने पहले नोटिस देना होता है, उसके बाद ही कोर्ट में जा सकते हैं। ये जो नियम हम कानूनविद नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से वकील साहब ने हमने बताया और उन्होंने जिस तरह से उसको लीगली इसको कंप्लाइंट करने की कोशिश की, तो यही बात है कि हम तो कोर्ट के ऊपर आस्था रखते हैं और हमारा एडीए पे भी पूरा विश्वास है, हमारे माननीय जो डिविजनल कमिश्नर साहब पे विश्वास है, हमें हमारे माननीय विधायक साहब और फॉर्चुनेटली हमारे सौभाग्य से वो विधानसभा अध्यक्ष है, उन पर पूरा विश्वास है और हमारे मुख्यमंत्री साहब पे पूरा विश्वास है कि उनके गाइडेंस में जिस तरह से समझौता हुआ उसकी पूर्ण अनुपालना की जाएगी और हमें संभवतः कोर्ट से आगे जाना ना पड़े। और वैसे भी एक छोटी सी बात, मैं आपको छोटा सा सॉल्यूशन बताता हूं कि अगर एडीए दोनों पार्टियों को सामने बिठाकर कोई बात करने की कोशिश करता तो मुझे लगता है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 1 घंटे के अंदर हो सकता था। जबकि एडीए की गलती, पहली गलती कि उसने बिना नाप जोक करे, बिना समुचित अधिकारी, बिना सभी अधिकारियों की बिना सहमति के उसने बिना नाप जोक करे ऑक्शन करके बेच दिया, पहली गलती। दूसरी गलती, एक रिक्त प्लॉट वाले ने 30 साल तक 1996 में अलॉटमेंट के बाद भी अभी तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करा, जिसका स्वतः ही निरस्त होने के लिए कानून कहता है। तो कानून की पालना पहले एडीए ने नहीं करी, दूसरा उस व्यक्ति ने नहीं करी। तीसरी बात, हमारा बना बनाया घर के बाद हम सुख शांति से जिस घर में रह रहे हैं और उसको खिलाफ हमें मानसिक और किस तरह की प्रताड़ना देकर, आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना देकर एडीए हमें परेशान करा था। तीनों गलती इनकी, और हमने कहीं पर नियम नहीं तोड़ा। नियम से पैसा देकर जमीन खरीदी, नियम से उस पर कंस्ट्रक्शन कराया, नियम से उसमें रह रहे हैं और नियत समय के अंदर कंस्ट्रक्शन कराया। हम जो नियम से चले, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हर व्यक्ति हमारे साथ न्याय करेगा, हर व्यक्ति को हमारा दुख और पीड़ा समझ में आएगी। और जब हम बात करने पहुंचे, मुझे पता भी नहीं था ये एडीए की टीम है क्या। मैं तो देख रहा था
कौन लोग हैं जो हमारे घर को तोड़ रहे हैं बिना कोई नोटिस दिए? अगर नोटिस होता एडीए का तो मैं मानता हो सकता है एडीए की टीम हो, मुझे पता भी नहीं थी, किसी व्यक्ति को मैं व्यक्तिगत रूप से पहचानता नहीं था वहां पर जो लोग थे, तो मुझे नहीं आजकल किसी भी घर में कोई भी व्यक्ति आ सकता है। कौन गुंडे आकर हमारे घर को तोड़ रहे थे मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था। उन्होंने मारपीट करके मुझे पकड़ के ले गए, मुझे एक बार डर लगा मुझे अपहरण करके मारने वाले हैं, और फॉर्चुनेटली मैं तो समझता हूँ खुशकिस्मत था कि मैं पुलिस थाने पहुंच गया, जहां पर कम से मुझे यह विश्वास था कि यहाँ के कानून के रखवाले मेरा साथ देंगे। तो मित्रों, आपने देखा कि डॉक्टर कुलदीप शर्मा क्या कह रहे हैं और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, ब्राह्मण समाज क्या कह रहा है, अखबार क्या कह रहे हैं, मीडिया क्या कह रहा है, अलग अलग, सब अलग अलग। आज जो सच्चाई इन्होंने बताई वो बिल्कुल अलग है, जो अखबारों में सच्चाई वो बिल्कुल अलग है। आपको ये बता दूं कि ब्राह्मण समाज इसलिए आया था कि डॉक्टर कुलदीप शर्मा के घर को ढहा दिया, डॉक्टर कुलदीप शर्मा के साथ बेइज्जती की गई, मारा पीटा गया, उसके बच्चों के साथ में मिसबिहेव किया गया, उसके घर को बुलडोजर चढ़ाया। किसके? डॉक्टर साहब कुलदीप शर्मा को। कुलदीप शर्मा का घर नहीं है, कुलदीप शर्मा के साले साहब का घर है, जो वैधानिक रूप से उसके मालिक है। पहला सच मानते हैं मेरा वो आपने कह दिया कि रिश्तेदार है, लिखित में दे चुके हैं, देंगे। साली साहब है, मेरी पत्नी है, अरे सब आप कह चुके, मेरे भाई ब्रदर मैं कह चुका आप, लेकिन आपका आज की तारीख में वो मकान प्लॉट नहीं है, पहली बात। तो वो जो ब्राह्मण समाज जो गए थे उनको मैं बता दूं, समाज के लोगों को मारपीट के लिए गए, वो मारपीट के लिए गए थे, और उन्होंने ये भी कहा था मेरे बच्चों की मारपीट के लिए गए थे, जो ब्राह्मण है। वैसे मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जाति पाति से ऊपर उठकर मुझे सर्व समाज का समर्थन मिला। ये बात बतानी आवश्यक है कि ब्राह्मण समाज के भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे घटक थे, लेकिन समर्थन में सर्व समाज थे, उसमें राजपूत समाज के लोग थे, उसमें माली समाज के लोग थे। राजपूत समाज आज दिखाई नहीं, उसमें आप देखिएगा सबसे पहले ने तो दूसरा प्रदर्शन आज किया है जो बहुत अच्छा था। हर व्यक्ति के पास, हर समाज में हर तरह की, बस मैं समाज का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिल्कुल कहा है कि साहब केवल रघुनंदन को दोषी करके उसको सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए, वाजिब लोग थे। मैं खुद कहता हूं कि रघुनंदन के अकेला दोषी नहीं है, उसके साथ साथ ईडी की टीम के उपायुक्त हैं, जो सेक्रेटरी हैं, कमिश्नर है, ये सब दोषी हैं, और सबको सस्पेंड अगर कर दिया जाता है, सबके ऊपर अच्छी कार्रवाई की जाती है, कुलदीप शर्मा समाज को सड़क पर नहीं आना पड़ता। कुलदीप शर्मा जो कह रहे हैं मैं उनसे सहमत हूं, बिल्कुल होता, लेकिन ये जो चल रहा है समाज के समर्थन से कानून की लड़ाई लड़ने का जो सिलसिला चला है, ये कहां पहुंचेगा मुझे नहीं मालूम। वाजिब है या गैर वाजिब है ये भी मैं नहीं जानता, आप लोगों पर छोड़ता हूं। आपने हमारी सबकी बातें सुनी, आपका आभार। आप किसको सही, कितना सही मानते हैं उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। मैं आपसे सहानुभूति रखता हूं कि आपके साथ जो हुआ गलत हुआ। धन्यवाद। मेरा सभी समाज के लोगों को, सभी मीडिया के बंधुओं को और सभी तरह के घटकों को, वकीलों को, डॉक्टर्स को, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसे मुश्किल समय में मेरा साथ दिया, ताकि मैं अपने आत्मसम्मान की लड़ाई मैं आपके सहयोग से लड़ पाया, और आगे ही सहयोग रहेगा तो मैं कभी झुकूंगा नहीं, और मैं हर उस व्यक्ति के हक के लिए लड़ूंगा जो वंचित है और जो पीड़ित है। अगर किसी को भी जरूरत पड़े एडीए से संबंधित या किसी भी संबंधित कोई काम की, तो मेरे पास आ सकते हैं। मैं चिकित्सक के साथ साथ मैं पूरे सामाजिक सरोकार भी रखूंगा, और मैं आगे से हर व्यक्ति को जो पीड़ित है उसको जब भी कोई मेरे से संबंधित आवश्यकता पड़े तो मेरे पास जरूर आए, मैं उसकी ज्यादा संभव मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। एक आखिरी सवाल आप अगर जवाब दे सके, आपने कहा कि अगर प्राधिकरण चाहता तो 1 घंटे में इस समस्या का समाधान हो सकता था, इतना बवंडर बवाल नहीं मचता। क्या अभी भी आपको लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया से बिना प्रभावित हुए या बिना न्यायिक प्रक्रिया में उलझे इसका समाधान हो सकता है? 3 बड़ी पार्टियां हैं, आप भी जानते हैं, आप स्वयं, मतलब आपके ब्रदर इन लॉ साहब, नितिन माथुर साहब और प्राधिकरण। क्या आपको लग रहा है अभी भी संभावना है कि ये अदालत के दरवाजे से बाहर इसका समाधान हो सकता है? हो सकता है तो कैसे हो सकता है? एडीए यदि चाहे तो सब कुछ कर सकती है, और ये उसने वैसे डंडे का जोर तो हमें दिखाई दिया कि सब कुछ कर सकती है, और नैतिक रूप से चाहे तो भी मैं उसका सॉल्यूशन बता सकता हूं कि एडीए चाहे तो जो हमें जो पट्टा मिला है, जिस पर निर्माण कर चुके हैं, क्योंकि ये वैधानिक रूप से कहा जा सकता है कि जिसने मकान बना लिया है, जिसका और लीगल तरीके से बनाया, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट बताया आपको, मैंने लीगली कहीं गलत नहीं है, तो मैं एडी का सोल्यूशन बता रहा हूं आपको। तो वो मकान जो पट्टा जिसका हमने पूरा पैसा दिया है, 1 इंच भी एक्स्ट्रा अतिरिक्त जमीन हमने नहीं ली है, उस जमीन को यथावत रखा जाए। नितिन माथुर साहब को, क्योंकि वो भी एक तरह से पीड़ित हो गए, उन्होंने भी पैसे दिए, भले उन्होंने गलती करी कि उन्होंने नियत समय पर निर्माण नहीं कराया, और नियमानुसार उनका भले ही आवंटन रद्द हो सकता है, तो ये तो नियम जाने, लेकिन मैं एक व्यक्ति होने के नाते मैं उम्मीद करता हूं, ये उनके लिए भी मैं मांग करता हूं कि उनको एक बढ़िया, उनकी वाजिब जगह पर एक बढ़िया प्लॉट दे देते और बीच की जमीन का ऑप्शन कर देते, जिससे समाज का या
एडीए के हिसाब से कोई भी व्यक्ति उसे परचेज कर लेता है नियमानुसार। धन्यवाद, धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत, आप आए और आपने बिल्कुल दो टूक सवाल पूछे। नहीं, आपका आप बहुत शुक्रिया। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस तरह से सवाल पूछे ताकि मैं अपनी मन की पीड़ा भी सबके सामने रख सका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे से नए लोगों के साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।